हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने जो है ऑर्डर निकालने के जो मेथड है वो शुरू किए थे और लास्ट वीडियो में हमने हाफ लाइफ मेथड पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल रेट मेथड या डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन मेथड भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या मतलब है, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ाया था। वहाँ पर मैंने उसको काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए थे जिसमें हाफ लाइफ था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी और आपके डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन भी था। डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन जो हमने वहाँ पढ़ा था उसका जो कंक्लूजन था वो ये था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर एन। सी क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन, एन क्या है यहाँ पर, ऑर्डर। तो अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि जो ऑर्डर होगा रेट जो है उसकी कंसंट्रेशन के उतनी ही पावर पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ जीरो ऑर्डर की बात करूँ तो ये था के नॉट, आर इक्वल टू क्या था, के नॉट। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो क्या था, k इंटू सी या k इंटू ए माइनस एक्स भी आप कह सकते हो या r भी आप लिख सकते थे। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k इंटू ए माइनस एक्स। अब a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। वहीं पर सेकेंड ऑर्डर के लिए आप लिख सकते थे k ए माइनस एक्स का स्क्वायर, या फिर अगर रिएक्टेंट अलग अलग हो तो k ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन की पावर n पर डिपेंड करती है। n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड सो ऑन। ऐसे क्या होगा, ये चलता रहेगा। तो जब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इस रिलेशन को काम में ले सकते हो। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू सी की पावर n। तो जब आप लिखोगे R2 बाई R1, अब देखिए कांस्टेंट आएगा लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली आपके जो रिलेशन आएगा वो आएगा R2 बाई R1 इक्वल्स टू C2 बाई C1 की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। कैसे, आपको क्या चेक करना है कि कंसंट्रेशन कितने टाइम्स करी और रेट कितने टाइम्स हो गई। जैसे लास्ट में आपने करा था हाफ लाइफ का कि इतनी कंसंट्रेशन चेंज करने से हाफ लाइफ में इतना चेंज आ रहा है तो रेट में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या है, वहाँ हाफ लाइफ में चेंज हम कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन कितनी चेंज करें कि आपके रेट इतनी चेंज हो जाए, उससे आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर निकाल सकते हो। जैसे कंडीशन देखते हैं हम, कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल कर दी। कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल, और रेट जो है वो भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो अगर कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो जाती है तो आप ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कैसे, R2 बाई R1, रेट कितनी हो गई, डबल हो गई, तो आपने क्या लिखा, R2 बाई R1 इक्वल्स टू 2। कंसंट्रेशन कितनी है, डबल, तो ये मैंने लिख दिया 2 पावर n। अब आपको n निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मैं 2 की पावर क्या रखूं कि 2 ही आ जाए, तो आप जानते हैं कि अगर 2 की पावर 1 होगी तो वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। इसका मतलब इस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1। बात समझ में आ रही है, इस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1। क्यों, क्योंकि जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर आपकी रेट क्या आएगी, डबल हो जाएगी। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो इस बेसिस पर, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में, उस बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, रेट निकाल सकते हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, कंसंट्रेशन को मैंने कर दिया डबल, ठीक है, और रेट जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट या मैं कह सकता हूं सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऑर्डर कैसे निकालें, तो देखिए यहां पर जब रेट सेम होगी R2 बाई R1 तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी भाई, क्योंकि सेम है, कांस्टेंट है। और कंसंट्रेशन आपने कितनी कर दी, डबल, तो ये हो गया 2 पावर n। अब मैं 2 की पावर क्या करूं कि 1 आ जाए, तो आप जानते हो किसी की भी पावर अगर मैं 0 लिखता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रही है। तो इस बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन और रेट में अगर आप रिलेशन निकालें तो आप इस फॉर्मूले से आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। दूसरा हम एग्जांपल देख सकते हैं, कंसंट्रेशन मैंने कर दी डबल, ठीक है, और रेट जो है
ये हो गई 4 टाइम्स, 4 गुना हो गई, तो ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए कंसंट्रेशन को 2 गुना करने पर रेट जो है वो 4 गुना होगी, तो ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले मैं देखूं रेट की बात, तो R2/R1 कितना हो गया 4। इसके बाद मैं बात करूं कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन कितनी होगी डबल n। अब मैं 2 की पावर क्या लगाऊं कि 4 आ जाए? तो आप सब जानते हो कि 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब जो n है उसकी वैल्यू 2 है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 2। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, उस बेस पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। कंसंट्रेशन मैंने कर दी हाफ, ठीक है, और रेट हो गई डबल, तो क्या करें? देखिए कोई कमी नहीं है, रिलेशन की कोई कमी नहीं है, आप जितना चाहो उतना सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, रेट क्या हो गई डबल, 2 कर दिया मैंने, R2/R1 डबल हो गई। कंसंट्रेशन कितनी है हाफ, 1/2 हो गई की पावर n, ठीक है, कंसंट्रेशन हाफ और ये डबल। अब मैं 1/2 की पावर क्या लिखूं कि 2 आ जाए? तो आई थिंक आपको सबको पता होगा कि अगर पावर 1 होती है तो वो उसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं 1/2 की पावर -1 लिखूं तो ये हो जाएगा 2/1। क्या हो जाएगा? 2/1। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर जो है वो कितना आ गया, -1। कितना आ गया? -1। तो देखिए कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो आप उतना सॉल्व कर सकते हो। लास्ट एक मैं आपको और सॉल्व करवा देता हूं। कंसंट्रेशन आपने कर दी 4 टाइम्स, और रेट आपकी क्या हो गई डबल। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए रेट जो है वो डबल हो गई, 2 टाइम्स लिख दिया मैंने। कंसंट्रेशन कितनी है? 4 गुना की पावर n। अब मैं 4 की पावर क्या लगाऊं कि 2 आ जाए? तो आप सब जानते हो √4 इक्वल्स टू क्या होता है? 2 होता है, और रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ। तो आई थिंक आपके ये वाला जो है ये आपके हाफ लाइफ से भी और सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्या देखा कि आपके डायरेक्ट पावर जो है वो आपके ऑर्डर आ रही है, जबकि वहां पर डायरेक्ट नहीं था, 1 - n था, ठीक है। तो R2/R1 इक्वल्स टू C2/C1। तो आपको वो क्या कहेगा कि कंसंट्रेशन इतने गुना करने पर रेट इतने गुना हो गई, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो आई थिंक आप इस फॉर्मूले से आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं। तो ये आपके है डिफरेंशियल रेट मेथड। अब देखिए नेक्स्ट है आपके वॉन ऑफ मेथड। वॉन ऑफ मेथड जो है आपने जो पिछला मेथड पढ़ा उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें चेंज करना पड़ेगा या मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, ये डेटा दे दिया। डेटा क्या दे दिया? पहली इक्वेशन क्या है, जब ए की कंसंट्रेशन 1 है और बी की कंसंट्रेशन भी 1 है और रेट कितना है 2। दूसरी इक्वेशन क्या है, जब ए की कंसंट्रेशन 2 है, बी की कंसंट्रेशन 1 है, रेट क्या है 4। और तीसरी इक्वेशन क्या है, जब ए की कंसंट्रेशन 1 है, बी की कंसंट्रेशन 2 है, तो रेट क्या है 8। अब यहां पर इसने क्या करा, 2 रिएक्टेंट दे दिए। पहली बात, अभी हमने जो पिछला वाला करा था उसमें हमने एक ही तरह का रिएक्टेंट लिया था, 2 तरह के रिएक्टेंट नहीं लिए थे। दूसरी बात, पिछले वाले में हम डायरेक्ट कह रहे थे कि रेट इतने गुना हो गई, कंसंट्रेशन इतने गुना हो गई, या कंसंट्रेशन इतने गुना करने पर रेट इतने गुना हो गई। वहां पर आपको खुद को नहीं निकालना पड़ रहा था कि कंसंट्रेशन कितने गुना हुई और रेट कितने गुना हो गई। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को निकालना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन इतने गुना करने पर रेट इतने गुना हो गई। अब यहां पर आप एक चीज समझिए कि इसको आप ऐसे समझिए, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर x और b की पावर y। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि a के सापेक्ष जो कोटि है वो x है और b के सापेक्ष जो कोटि है वो y है। अब अगर मैं b को कांस्टेंट कर दूं, मतलब मैं b की कंसंट्रेशन को क्या कर दूं, सेम कर दूं या कांस्टेंट कर दूं, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ऊपर वाला जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर x। बात समझ में आ गई? मतलब अगर मैं b को कांस्टेंट कर दूं तो a की कंसंट्रेशन में जो चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके रेट चेंज होगी, b पे डिपेंड नहीं करेगा। और सेम मैं अगर a को कांस्टेंट कर दूं, a को क्या कर दिया मैंने कांस्टेंट, तो आपके a कांस्टेंट हो जाएगा तो वो आपके नेग्लेक्ट हो जाएगा।
तो रेट जो है वो क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनल टू बी की पावर वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो आपने पिछला मेथड पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन की पावर n के प्रोपोर्शनल है, लेकिन वहां पर हमने रिएक्टेंट एक ही तरह का लिया था। अब यहाँ रिएक्टेंट दो तरह के हैं, तो आप क्या करेंगे, जिस रिएक्टेंट के सापेक्ष आपको कोटि निकालनी है उसको तो आप चेंज करो और बाकी जितने भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दो। तो जब दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी तो रेट जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। अब जो अभी हमने सीखा उसको हमें यहाँ अप्लाई करना है। क्या करना है, यहाँ अप्लाई करना है। कैसे, अब आप क्या करोगे, इक्वेशन चूज करोगे कि कौन सी इक्वेशन हमने चूज करी। इक्वेशन आपको इस हिसाब से चूज करनी है कि जिसके सापेक्ष कोटि निकालनी है उसकी सांद्रता तो परिवर्तित होनी चाहिए और दूसरे की सांद्रता परिवर्तित नहीं होनी चाहिए या कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंसंट्रेशन कितने गुना करने पर रेट कितने गुना हो गई। अब देखिए इसको हम इक्वेशन से समझते हैं। तो जो मैंने अभी यहाँ लिखा है कि अगर B कांस्टेंट है तो रेट केवल A पे डिपेंड करेगा और अगर A कांस्टेंट है तो रेट केवल B पे डिपेंड करेगा, वो हम अभी इक्वेशन से समझते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने ली इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 में क्या है, अब देखिए यहां पर आप जब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो A की कंसंट्रेशन तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, B की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। तो जब B की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो रिलेशन आ जाएगा रेट इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर x, मतलब A के सापेक्ष कोटि आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, अब देखिए रेट जो है कितने गुना हो गई, 2 डिवाइडेड बाय 1, बाद में कितनी है 4 और पहले कितनी है 2, तो मैंने लिख दिया 4 डिवाइडेड बाय 2। देखिए वहां तो डायरेक्ट लिखा होता था कितने गुना हो गई, अभी यहाँ डायरेक्ट नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने R2 बाय R1 कर दिया, तो 4/2 हो गया, इक्वल्स टू, अब क्योंकि आप इक्वेशन डिवाइड करें तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा। अब A की सांद्रता दूसरी इक्वेशन में कितनी है 2 और पहली में कितनी है 1 की पावर x। अब देखिए यहां पर जो आप अभिक्रिया की कोटि निकाल रहे हो ये पूरी अभिक्रिया की कोटि नहीं है, अभिकारक A के सापेक्ष कोटि है। x क्या है, अभिकारक A के सापेक्ष कोटि, y क्या था, अभिकारक B के सापेक्ष कोटि। और अगर आपको पूरी अभिक्रिया की कोटि निकालनी है तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये आप अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 4/2 कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और ये आपके 2 की पावर x। अब मैं 2 की पावर क्या लगाऊं कि 2 आ जाए, तो आपको पता है 2 की पावर 1 बराबर 2 आता है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब A के सापेक्ष जो कोटि है वो कितनी है 1। इसी प्रकार आप B के लिए निकाल सकते हैं। अब B के लिए जब आप निकालोगे तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, इक्वेशन, कि कौन सी इक्वेशन से आपका आंसर आ सकता है। अब आप ऐसी दो इक्वेशन देखिए जिसमें A की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहे लेकिन B की चेंज हो जाए। अब आप देखिए पहली और तीसरी में A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो अब मैं इक्वेशन क्या ले रहा हूं, पहली और तीसरी। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 3 में जो रेट है वो कितनी है 8। इक्वेशन 3 में जो रेट है वो कितनी है 8, ऊपर लिख दिया मैंने। और इक्वेशन 1 में जो रेट है 2 वो मैंने नीचे लिख दिया। अब बात आती है कंसंट्रेशन की। अब क्योंकि यहाँ पर A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो वो तो आएगा नहीं, तो इक्वेशन 3 में B की कंसंट्रेशन कितनी है 2 और इक्वेशन 1 में B की कंसंट्रेशन कितनी है 1 की पावर y। देखिए जैसे अभी आपने A के लिए सॉल्व करा था वैसे मैंने B के लिए कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 और 2 की जगह 1 और 3 ले लिया, तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो पहले आप क्या करेंगे, R3 डिवाइडेड बाय R1, मतलब थर्ड इक्वेशन की रेट डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन की रेट। तो थर्ड इक्वेशन की रेट कितनी है 8, फर्स्ट की कितनी है 2, तो मैंने क्या कर दिया 8 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद जब कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो थर्ड इक्वेशन में B की कंसंट्रेशन कितनी है 2 और फर्स्ट इक्वेशन में B की कंसंट्रेशन कितनी है 1। तो ये मैंने इसको कर दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2 की पावर y। तो मैं 2 की पावर क्या लगाऊं कि 4 आ जाए, तो आपको सबको पता है 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि A के सापेक्ष कोटि 1 है, B के सापेक्ष कोटि 2 है। तो जब आप पूरी अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर जब आप इसको पूरा सॉल्व करके लिखेंगे
तो आपके जो वेग समीकरण आएगा वो क्या आएगा, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो आपने क्या देखा है, जब आपने इसको सॉल्व करा तो a की पावर 1 और b की पावर 2, तो टोटल अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। तो n क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो ये आपके पूरा अभिकरण अभी जो है समीकरण सॉल्व हो गया। तो देखिए वांट ऑफ मेथड जो है वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वो केवल ये कहता है कि जब आपको जिस अभिकारक के सापेक्ष कोटि निकालनी है उसको परिवर्तित करो, बाकी सबको क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। तो बाकी जब सबको आप कांस्टेंट करोगे तो उसके सापेक्ष जो है वो रेट डिपेंड नहीं करेगी, तो केवल जिसको चेंज करोगे उस पर डिपेंड करेगी। तो आप एक एक करके एक एक अभिकारक के सापेक्ष क्या कर सकते हो, अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हो। फिर सबको आप जोड़ लो तो आपके कुल अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।